मैं एक थाने में सब इंस्पेक्टर था। एक औरत का पति अगवा हुआ तो उसने मेरे सीनियर इंस्पेक्टर और मेरा जीना हराम कर रखा था। वो औरत रोज़ थाने आ जाती और हंगामा खड़ा कर देती कि मेरा पति तलाश करो। मैं भी इस केस में शामिल था। मैंने पूरा शहर छान मारा मगर उसके पति का कहीं पता ना चल सका। अब मुझे डर था कि कहीं अगर उस औरत का पति ना मिला तो ये हमारी नौकरी ख़त्म ना करवा दे, क्योंकि उसने धमकी दी थी। एक दिन चुपके से हम लोग उसके घर गए कुछ पता करने के लिए, मगर जैसे ही उसके घर पहुँचे तो हमारी जान निकल गई, क्योंकि वो औरत तो मेरा नाम पंकज है। मेरी उम्र उस समय ज़्यादा नहीं थी जब मैंने थाना मेरठ में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हुआ था। मुझे उस थाने का माहौल देखकर बड़ी परेशानी हुई थी। इस थाने में पूरा राबा ढाबा ही बिगड़ा हुआ था। कोई किसी की बात नहीं सुनता था। हवलदार से लेकर एसपी तक के पद पर बैठे लोग जब तक लोगों से रिश्वत ना ले लेते उनका कोई काम नहीं करते थे। लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही जज्बा था। मैं चाहता था कि मैं जनता की सेवा करूं, उनकी शिकायतें सुनूं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूं। मैं किसी से भी रिश्वत नहीं लेता था। इंस्पेक्टर विजय भी मेरे इस जज्बे से बहुत खुश थे। दरअसल वो खुद भी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। इस थाने में वो एक ऐसे अकेले इंसान थे जिन्हें मैंने लोगों का हमदर्द देखा था। मैं अक्सर उन्हीं के साथ रहता। वैसे भी सब इंस्पेक्टर होने के नाते मेरी ड्यूटी ज़्यादातर उन्हीं के साथ लगा करती थी। एक दिन सुबह 10 बजे का समय था। हम सुबह की चाय पी रहे थे कि बाहर से किसी औरत के रोने चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने बाहर जाकर देखा तो एक औरत अपना सीना पीटती हुई अंदर आने की कोशिश कर रही थी, जबकि हवलदार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि ये समय शिकायतों का नहीं है, थोड़ी देर के बाद आना। तब इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि जाकर उस औरत को अंदर ले आओ। मैंने उस औरत को अंदर आने का कहा तो उस औरत को तो कुछ तसल्ली हुई। वो हमारे सामने हाँफती काँपती हुई कुर्सी पर बैठ गई। उस औरत की आंखों में मोटे-मोटे आंसू थे, उसके हाथ-पाँव काँप रहे थे। उसकी हालत वाक़ई बहुत परेशान करने वाली थी। वो औरत शादीशुदा थी, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 21-22 साल की उम्र होगी। मैंने कहा, मैडम जी क्या हुआ आपको? आप इतना क्यों रो रही हैं? वो औरत रोते हुए बोली, मेरी नई-नई शादी हुई थी लेकिन मेरा पति 1 महीने से घर नहीं आया है। मुझे डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब, कहीं मेरे पति को कुछ हो ना गया हो। उसके दुश्मन भी बहुत थे। मुझे लगता है किसी ने ज़रूर उसे अगवा कर लिया है या फिर भगवान न करे। इतना कहकर वो औरत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी। उसका रोना देखकर मैं भी बड़ा परेशान हुआ था। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। वो औरत अब रो-रो कर थक चुकी थी और इंस्पेक्टर साहब ने उससे कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। तो वो बड़ी परेशान और हैरान होकर उन्हें देखने लगी। इंस्पेक्टर साहब ने सिर से पाँव तक उस औरत को देखा और बोले, ठीक है मैडम, हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और फिर अपनी खोजबीन पूरी करके आपको थाने बुला लेंगे। बाकी सवाल जवाब बाद में करेंगे। फ़िलहाल आप अभी घर जाएं। इंस्पेक्टर साहब के कहने के बावजूद वो औरत फिर से अपना सीना पीटने लगी। आप नहीं जानते मैं कितनी परेशान हूँ। आप मेरी मदद करेंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगी, वरना मैं ऊपर तक जाऊँगी। सबको कहूँगी कि पुलिस वाले मेरी कोई भी मदद नहीं करते हैं। खैर बड़ी मुश्किल से हमने उसे थाने से बाहर निकाला। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब कहने लगे, इस औरत पर ख़ास ध्यान रखना। ये औरत बड़ी चालाक लगती है। इसका पति ना मिला तो ये हमारी शिकायत भी लगा सकती है। मैं इस केस को खुद देखूंगा। फिर इंस्पेक्टर साहब कहने लगे, आज शाम को ही हम इस औरत को खबर दिए बगैर इस औरत के घर चलेंगे। तुम इस औरत के बारे में पता लगाओ कि ये किस मोहल्ले से आई है। मैंने बाहर खड़े हवलदार से कहा कि इस औरत का पीछा करो। वो हवलदार उस औरत के पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने आकर उस औरत का अता पता बता दिया कि वो कहाँ रहती है। उस औरत का मकान नंबर भी पता चल गया था। छानबीन करने के बाद पता चला कि सच में उसकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन हुलिये से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बरसों की बीमार हो। फिर शाम के समय इंस्पेक्टर विजय ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, तैयार हो जाओ, हम उस औरत के घर चलेंगे। फिर पुलिस की वर्दी में ही हम उस औरत के घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो आसपास के लोग आकर हमें शक भरी नज़रों से देखने लगे। उन्हें लगा कि ना जाने हम किस मकसद से आए हैं। तब मैंने उस औरत के पड़ोसी से पूछा कि आप इस औरत को जानते हैं? ये कौन है? इसके साथ आखिर क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आया और अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगा कि भगवान बचाए ऐसे इंसानों से। ये तो पति पत्नी सारा दिन और सारी रात लड़ते रहते हैं। भगवान ही जानता है कि इन्होंने तो मोहल्ले का सुकून ही बर्बाद कर दिया है। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा, लेकिन इस औरत ने तो रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इसका पति अगवा हो गया है। मेरी बात सुनकर वो आदमी बोला कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, बस हमें यही पता है कि इस औरत और इसके पति ने हमें बड़ा तंग कर रखा है। दिन रात इनकी आवाज़ें आती रहती हैं। मैंने लोगों को इतनी बार मना किया है कि अपनी लड़ाई अपने तक रखो, मोहल्ले के सुकून को बर्बाद मत करो, मगर जब इनका मन होता है लड़ने बैठ जाते हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर लड़ते हैं कि हमारी नींद ख़राब हो जाती है।
मगर मजाल है जो ये लोग किसी की बात सुने। बूढ़ा आदमी ये कहकर चला गया था, लेकिन मेरे पास सोचने की एक और वजह आ गई थी कि इतने में उस औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। उस औरत की आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वो तो अब भी रो रही थी। हमने उस औरत से अंदर आने की अनुमति ली। उसने हमें घर के अंदर बुला लिया और हम घर के अंदर आ गए। घर के अंदर जाकर इंस्पेक्टर विजय ने घर का पूरा जायजा लिया। वो औरत डरी हुई निगाहों से हमें देख रही थी, जैसे उसे किसी बात के पता चल जाने का डर महसूस हो रहा हो। वो औरत कहने लगी, आपको यहाँ क्या मिलेगा? मेरा पति गुम हो गया है, आप उसे क्यों नहीं ढूंढते? बल्कि आप मेरे घर पर क्या लेने आए हैं? इंस्पेक्टर विजय ने घूर कर उस औरत को देखा तो वो चुप हो गई, लेकिन अब मुझे उसके शब्द बड़े ही अजीब लग रहे थे। अपनी परेशानी भूल कर उसे हमारे घर आने की फिक्र लग गई थी। वो बार बार हमें घर से जाने के लिए कह रही थी। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर विजय ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैडम आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर चली जाएं, हमें अपना काम करने दें। इंस्पेक्टर विजय की बात सुनते ही उस औरत के हाथ पांव ठंडे हो गए। क्यों जी, बाहर क्यों जाऊं मैं? क्या मैं कोई चोर हूँ? ये मेरा घर है, मैं अपने घर से बाहर क्यों जाऊँ? इंस्पेक्टर विजय ने कहा, मैडम आपको थोड़ी देर के लिए चुप होना पड़ेगा, या तो आप फिर बाहर चली जाएं, वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है। इंस्पेक्टर विजय ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो वो औरत घबरा गई। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जाऊंगी। घर की 100 समस्याएं होती हैं, मैं अपना पूरा घर आपके हवाले कैसे छोड़ दूं? अच्छा ठीक है, इंस्पेक्टर विजय ने कहा और मुझे लेकर घर से बाहर आ गए। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब ये क्या किया आपने? आप उस औरत के घर में कहने में आ गए। अच्छा था कि हम घर की तलाशी ले लेते। आखिर वो औरत हमें घर पर अकेला छोड़ने से हिचकिचा क्यों रही थी? वो कहने लगे, तुम नहीं समझे, मैं उस औरत को आजमा रहा था। उसके व्यवहार से पता चल गया है कि उसे परेशानी इस बात की है कि हमें किसी सच का पता न चल जाए। अगर ये परेशानी होती, अपने पति की याद में तड़प रही होती, तो अपनी परेशानी में इस इंसान इतनी बातें नहीं सोचता कि घर खुला पड़ा है या फिर घर किसी के हवाले कर दिया जाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब तुम सब्र करो और देखो मैं उस औरत का क्या हाल करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, मुझे समझ तो नहीं आया कि वो क्या करना चाहते हैं। खैर अगले 2 दिन खामोशी से गुजर गए थे। वो औरत भी शायद ये सोचकर चुप हो गई होगी कि शायद उसके पति की खोजबीन करने में कहीं उसका सच खुलकर सामने ना आ जाए, इसलिए उसने दोबारा हमसे संपर्क नहीं किया था। लेकिन वो औरत इंस्पेक्टर साहब की नज़रों में आ गई थी। एक दिन सुबह सुबह इंस्पेक्टर साहब कहने लगे कि तुम अपने कपड़े बदलो, हम भेष बदल कर उस औरत के घर जाएंगे, देखेंगे कि अब वो क्या कहती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी वर्दी उतारी और पैंट शर्ट पहनकर आ गया। इंस्पेक्टर विजय भी अपनी वर्दी उतारकर पैंट शर्ट पहन चुके थे। हम दोनों उस औरत के घर वाली गली में पहुंच गए थे। वहां जाकर देखा तो अभी तक लोग जागे नहीं थे। सुबह सुबह का टाइम था, हर तरफ खामोशी का राज था। इंस्पेक्टर विजय ने मुझे घर के बाहर ही रुकने को कहा और खुद उस औरत के घर के आसपास का जायजा लेने लगे। मैं देख रहा था कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक उनकी नज़र एक चीटी पर पड़ी। इंस्पेक्टर साहब उस चीटी को देखते ही चौंक गए और कहने लगे, जाओ जाकर थाने से लेडीज़ पुलिस और कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर आओ, हमें अभी के अभी इस औरत को गिरफ्तार करना है। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। लेकिन सर, अभी तो इस औरत पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है, फिर हम इस औरत को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मैंने मारे हैरत के पूछा। इंस्पेक्टर विजय ने कहा, जितना कहा है उतना करो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, और ये बात तुम्हें पुलिस में सारी ज़िंदगी काम आने वाली है। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे जाने के लिए कह दिया। मैं जल्दी से थाने पहुंचा। पुलिस जीप मंगवा कर कुछ पुलिसकर्मी इकट्ठे किए और कुछ लेडीज़ पुलिस को साथ लेकर वापस उस गली की तरफ चला गया। पुलिस की गाड़ी देखकर सब लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे और उस औरत के घर के बाहर जमा होने लगे, मानो कि कोई तमाशा लगने वाला हो। इंस्पेक्टर साहब ने उस औरत के आंसुओं की परवाह न करते हुए लेडी पुलिस को हुक्म दिया कि इस औरत को गिरफ्तार करके पुलिस जीप में डालो। वो औरत पहले तो माफ़ी मांगती रही कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ़ करो, और फिर बाद में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर बोली, मेरा पति गुम हो गया है और तुम लोग मुझे ही गिरफ्तार करके ले जा रहे हो, बजाय मेरी मदद करने के। इंस्पेक्टर साहब ने उसकी एक ना सुनी और उस औरत को पुलिस जीप में बिठा दिया गया। थाने पहुंचकर मैं बेचैन था कि कब इंस्पेक्टर साहब इस औरत के केस से पर्दा उठाते हैं, लेकिन इसकी तो नौबत ही नहीं आई थी। लेडी पुलिस ने उस औरत की दुर्गति बनाना शुरू कर दी थी। उस पर बुरी तरह मार पड़ रही थी, यहाँ तक कि वो अपना मुंह खोलने पर मजबूर हो गई और फिर उसने खुद ही कह दिया कि उसने खुद ही अपने पति को मार दिया है। और अब मैं आपको एक एक शब्द सच बताऊंगी। और फिर आखिरकार उसकी कहानी उसने खुद ही सुनाई। उस औरत ने हमें बताया कि हम 2 बहनें थीं। मेरा नाम शालिनी है और मेरी बड़ी बहन का नाम मालिनी था। हम 2 ही बहनें थीं, हमारा कोई बहन भाई नहीं था। मेरी माँ ज़्यादातर बीमार रहती थी और पापा के एक कपड़े की दुकान थी। पापा ज़्यादातर कपड़े की दुकान पर ही बैठा करते थे। हम दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था। मालिनी दीदी मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मैं भी अपनी दीदी के बिना रह नहीं सकती थी। मालिनी दीदी की शादी 2 साल पहले ही हो गई थी। जब मालिनी दीदी की शादी हुई उन दिनों में 19 साल की थी। जब मालिनी दीदी दुल्हन बनकर घर से
चली गईं तो उनके जाने के बाद मैं घर में अकेलापन महसूस करने लगी थी। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थीं और घर में ही पड़ी रहती थीं और पापा दुकान पर होते। कोई और बहन भाई था नहीं, अकेले मेरा जी घबराता था। मेरी उम्र अब भी बचपना बाकी था। तब मैं अक्सर अपनी बहन को फ़ोन करके कहती थी कि तुम हमारे घर आ जाया करो, मगर उसका भी अपना घर था, वो कब तक हमारे साथ रहती। हफ्ते में 1-2 बार आ जाती थी। अकेलापन अब मुझे भी डसने लगा था और अकेलेपन की वजह से अब मैं बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन मालिनी दीदी हमारे घर आई तो कहने लगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कुछ दिन मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी तबीयत भी बहल जाएगी, तुम्हारी तबीयत सुधर जाएगी और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। मालिनी दीदी की बात मुझे सही लगी थी। मुझे तो उनके घर वैसे भी अच्छा लगता था। वो और उनके पति रमेश अकेले ही रहते थे। घर में किसी तरह का कोई शोर-शराबा नहीं होता था। वहाँ जाकर मैं अपनी दीदी से खूब गपशप कर सकती थी। भगवान की करनी थी कि मैं जिस दिन दीदी के घर गई उसी दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बिस्तर से जा लगीं। मुझे बहुत दुःख हुआ। ऐसे में रमेश ने उनका बहुत ख़्याल रखा था। वो हर चीज़ समय पर लाते और कहते कि अपनी दीदी को बनाकर खिलाओ, मैं उसे बीमार नहीं देख सकता। एक दिन रात का समय था, मैं और दीदी साथ में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें नींद आ गई। मैं सोचने लगी कि मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊं या फिर यहीं दीदी के पास लेट जाऊं। फिर सोचा यहाँ रहना ठीक नहीं है, जीजा क्या सोचेंगे, और मैं कमरे से बाहर निकली। तभी मैंने देखा बाहर खड़े रमेश को। देखकर मुझे अजीब सा लगा था क्योंकि उनकी नज़रें आज बदली हुई लग रही थीं। मैंने उनसे कोई बात नहीं की और तेज़ी से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में बैठे मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तभी मुझे दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरा दिल काँप कर रह गया था। मैंने उठकर हॉल से देखा तो बाहर रमेश खड़े थे। अच्छा नहीं लगता था कि वो बाहर खड़े रहें। मेरे दिमाग में आया कहीं दीदी की तबीयत ख़राब ना हो गई हो, इसलिए मुझे बुलाने आए हों। तब मैंने कहा, जीजा जी क्या बात है, आपको क्या मुझसे कोई कुछ कहना है? वो बोले, हाँ तुम बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो रमेश ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और उनकी हरकत देखकर मैं परेशान हो गई कि भला कोई जीजा अपनी साली के साथ ये हरकत कैसे कर सकता है। मैंने कहा, जीजा जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो मेरे बड़े भाई समान हैं और दीदी बीमार हैं, मैं यहाँ उनकी सेवा के लिए आई हूँ। मगर उनके ऊपर कोई और ही भूत सवार था। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे और मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। तब मैंने उनके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और उन्हें धक्का देकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली आई। मेरे जीजा का तो बुरा हाल हो गया था गुस्से के मारे, क्योंकि मैंने उनके मुंह पर थप्पड़ जो मार दिया था। दीदी बेचारी दवाइयों के असर में थी, इसलिए शायद इस शोर शराबे को सुन ना सकी थीं। सुबह उठकर मैंने सोचा कि मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, फ़ौरन अपने घर चले जाना चाहिए। मैं मालिनी दीदी को रमेश की हकीकत भी बता देना चाहती थी, लेकिन बता नहीं सकी क्योंकि सुबह सुबह मेरी बहन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सुबह सुबह मेरे जीजा ने उन्हें गर्म दूध का गिलास और कुछ दवाइयाँ भी दी थीं, मगर इसके बावजूद उनकी खांसी और बुखार में कमी नहीं हो रही थी। दीदी को देखकर मेरा कलेजा कटने लगा था। कुछ ही दिनों में मेरी दीदी बहुत कमज़ोर हो गई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। दीदी की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। शाम को जीजा जी दीदी के लिए दवाई ले आए। मैंने उन्हें दवाई खिलाई और अपने कमरे में जाने लगी। दीदी को अभी नींद आ रही थी। तब जीजा जी ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया। कहने लगे, मैं तो तुम्हें शुरू से ही पसंद करता हूँ, तुम्हारी बहन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप से मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा तो वो कहने लगे कि पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद ही छोटी की करेंगे, और अभी तो हमारी छोटी बेटी कम उम्र है, इसलिए हम उसकी शादी नहीं कर सकते। मगर तुम मुझे शुरू से ही पसंद थी। रमेश के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, मगर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरी बहन बहुत बीमार थी। मैं रमेश से पीछा छुड़ाकर अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लेट गई। अगले दिन मेरी बहन की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई, यहाँ तक कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि दीदी ने बहुत बड़ा सदमा दिल को लगा लिया है और इसी सदमे के कारण वो बीमार पड़ गई हैं। बुखार परेशानी की वजह से आ गया था और दीदी को पैरालाइज होने के भी चांस है। इसके अलावा मेरी दीदी को डायरिया भी हो गया था। ये सब सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मेरी मम्मी पापा भी अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन उसी शाम दीदी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गईं। इस खबर ने तो जैसे मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था। उस दिन मैं दहाड़े मार मार कर रोई थी। मैंने सोचा नहीं था मेरी दीदी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएंगी। मेरा तो सब कुछ मेरी दीदी ही थी। बचपन से लेकर अब तक मैंने दीदी के साथ ही टाइम गुजारा था। दीदी मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। मैं उनसे अपने दिल की सारी बातें कर लिया करती थी। बचपन से लेकर अब तक मेरी दीदी ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, मेरा बहुत साथ दिया था। मेरी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती थी। मेरा ज़्यादा समय मेरी दीदी के साथ ही गुजरता था। मैंने सोचा अब शायद मैं इस रमेश जैसे आदमी को कभी मुंह नहीं लगाऊंगी।
ऐसे घटिया इंसान से मुँह लगने की कोई तुक ही नहीं बनती। मैं तो अपनी दीदी की वजह से इस घर में रुकी थी, लेकिन अब इस घर में रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है। ज़िंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है कि जिसे इंसान ने सोचा भी नहीं होता। एक शाम मेरे मम्मी-पापा घर पर नहीं थे, दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रमेश खड़े थे। मैं उन्हें देखते ही डर गई। मैं कहने लगी कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन रमेश ने कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ और एक बात करके मैं चला जाऊँगा। उसके बाद मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। मैं समझ गई थी कि इस घटिया इंसान को मुझसे क्या बात करनी है, मगर फिर भी मैंने सब्र किया और चुप रही, क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी। तब रमेश ने बड़े ही ठहरे हुए शब्दों में कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे मना किया तो अच्छा नहीं होगा। पहले भी तुम्हारा रिश्ता ना देने का अंजाम तुम्हारे सामने है, यानी तुम्हारी दीदी की मौत। और अब अगर तुम इनकार करोगी तो सोचो अब आगे क्या हो सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रमेश इस कदर भी गिर सकता है। ना जाने उसकी इस बात का क्या मतलब था, मगर मैं उसके कहने के अंदाज को देखकर डर गई थी। मैंने उसे आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई थी और अब मुझे रमेश से कोई डर नहीं था। अगले 1-2 दिन में उसने मेरा जवाब मालूम करने की कोशिश की तो मैंने साफ-साफ कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही तुमसे शादी करनी है। तुम्हें जो करना है वो कर लो। मेरी बात पर रमेश पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरे माँ-बाप से मेरा रिश्ता माँगा और ना जाने उन्होंने क्या बात की कि मेरे माँ-बाप ने मेरी शादी के लिए मान गए और मेरी रज़ामंदी के खिलाफ ही मुझे रमेश के पल्ले बाँध दिया। मैंने अपने माँ-बाप को समझाने की लाख कोशिश की कि रमेश अच्छा आदमी नहीं है, उसकी नीयत गंदी है। वो पहले भी मेरे ऊपर गंदी नज़र डाल चुका है, लेकिन मेरे माँ-बाप ने मेरी एक ना सुनी। ये बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली थी, मगर मैं क्या करती? रमेश जैसे घटिया इंसान का साथ अब मेरी किस्मत में लिख दिया गया था और फिर रमेश से मेरी शादी हो गई। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहा था, लेकिन धीरे-धीरे जब उसका मुझसे मन भरने लगा तो उसका व्यवहार मेरे साथ ख़राब होने लगा था। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुझे पता चला कि उसने मेरे माँ-बाप को धमकाकर मेरे साथ शादी की थी। अब रमेश का व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा था। वो मुझसे हँसकर बात भी नहीं करता था, हर समय मुझे ताने देता और मुझ पर शक भी करता था। वो एक दिमागी मरीज़ बन गया था। तब मैंने एक दिन उसे पीछा छुड़ाने के लिए सोचा ये भी समझ गई कि रमेश ने ही मेरी बहन की जान ली थी और ये बात उसने खुद अपने मुँह से ही बोल दी थी। उस दिन जब उसने कहा था कि तुम्हारी इनकार की सज़ा तुम्हारी बहन को मिल चुकी है, तब मैंने उससे पूछा था कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया था? तब उसने साफ शब्दों में बोल दिया था कि तुम्हारी बहन को मैंने गलत दवाइयाँ दी थीं, जिसकी वजह से वो बीमार रहती थी और इस दुनिया से चली गई। और फिर मेरा खून खौल उठा था, मैं बर्दाश्त न कर सकी और फिर मैंने उससे अपनी बहन का बदला लेने के बारे में सोच लिया और फिर मैं अपने प्लान पर सोच विचार करने लगी और फिर मैंने अपनी दीदी का बदला ले ही लिया। उस जैसे घटिया इंसान की यही सज़ा थी। मैंने उसे अपने आंगन में ही गड्ढा खोद कर गाड़ दिया था। उस औरत की कहानी पूरी हो चुकी थी, ये कहकर उस औरत ने नफ़रत से फर्श पर थूक दिया था। इंस्पेक्टर विजय ने उस औरत को अंदर ले जाने का हुक्म दिया और बैठकर उसकी फ़ाइल बनाने लगे। मैंने कहा, सर, मैं एक बात सोच रहा हूँ कि आखिर आपको पता कैसे चला कि औरत ही अपने पति की कातिल है? इंस्पेक्टर विजय कहने लगे, मैंने सारी उम्र इसी थाने में गुजारी है और मैं जानता हूँ कि किस इंसान की बात करने का मतलब और अंदाज़ क्या होता है। मैं बिना बताए उस दिन इस औरत के घर गया था और अपने शब्दों में इस औरत से बात की थी, तो ये एकदम से घबरा गई थी, जैसे एक मुजरिम घबरा जाता है। लेकिन फिर मैं इसीलिए चुप रहा कि अभी तक कोई भी सबूत मेरे हाथ नहीं लगा था। सच पूछो तो मैं तो हिम्मत हारने लगा था, क्योंकि कोई सिरा मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। और जिस दिन मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ इस औरत के घर गया था, जो तुम्हें याद होगा, मैंने दीवार पर एक चीटी देखी थी और तुम्हें इस औरत को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये ख़ास किस्म की चींटी जो सिर्फ वहाँ पर पाई जाती है जहाँ कहीं इंसानी लाश दबी होती है, और ऐसी चींटियाँ ज़्यादातर कब्रिस्तान में पाई जाती हैं। एक बार मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ था, वहाँ पर मैंने इस तरह की चींटियों को देखा था, इसलिए मुझे मालूम था कि कब्रिस्तान की चींटियों में हमारे घर की चींटियों में बहुत अंतर होता है। कब्रिस्तान की चींटियाँ हमारे घरों की चींटियों से एकदम अलग होती हैं। इसलिए जब मैंने कब्रिस्तान वाली चींटी इस औरत के घर की दीवार पर देखी तो मैं समझ गया कि यहाँ आसपास ही कहीं कोई मुर्दा दफन है। और सच में ऐसा ही हुआ। उस औरत की जगह बताने पर आंगन को खोदा गया और वहाँ से उसके पति की लाश को निकाला गया। उसके बाद उस औरत को कानून की तरफ से सज़ा दी गई थी, क्योंकि इंसान के साथ जितना भी बड़ा जुल्म क्यों ना हो जाए, उसे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। थाने में ये मेरा पहला केस था, इसलिए मुझे वो औरत नहीं भूलती है। मैं सोचता हूँ कि गलती किसकी थी, उस औरत की या उसके माँ-बाप की या उसकी अपनी, या फिर उसकी बहन की, या फिर हमारे समाज की, जो नाजुक रिश्तों के बीच कोई पहचान ही नहीं रख पाते।
साली आधी घरवाली है, इन जैसे घटिया शब्दों ने हमारे दिमाग में से रिश्तों की पवित्रता को ख़त्म ही कर दिया है। आखिर में इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।